हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देखिएगा, आपको ये वीडियो समझने में हेल्प मिलेगा। ओके, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है इरेथ्रोपोइसिस के बारे में। इरेथ्रोपोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। वैसे ल्यूकोपोइसिस में फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस, इन सभी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। ओके, हीमोपोइसिस मीन्स हीमो मीन्स होता है ब्लड, पोइसिस फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल ब्लड को बोलते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड के ओरिजिन, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट को बोलते हैं हीमोपोइसिस। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोपोइसिस के बारे में। ल्यूकोपोइसिस के थ्रू, ल्यूकोपोइसिस जब होता है तो स्टेम सेल, जो बोन की स्टेम सेल है, बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है ब्लड का। ओवरऑल जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स को कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टेम सेल्स के नाम है जो इस स्टेम सेल से इसमें कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है लिम्फोइड स्टेम सेल, ओके, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम। ओके, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम। लिम्फोइड सेल स्टेम सेल से, लिम्फोइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। लिम्फोब्लास्ट सेल बनते हैं। लिम्फोब्लास्ट सेल से फर्दर बनता है लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है थ्रू द लिम्फोब्लास्ट सेल। लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट एंड एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है डायरेक्टली पैथोजेंस जो है, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस जो है डायरेक्टली इसको किल करता है, उस पर अटैक करके किल करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है। और बी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है कॉलोनी फॉर्मिंग जीएम, जो है वो कन्वर्ट होता है माइलॉइड सेल में। ओके, माइलॉइड सेल पे एक्ट करता है। कॉलोनी फॉर्मिंग जीएम जो है माइलॉइड सेल पे एक्ट करेगा और वहाँ से ये 4 तरह के सेल्स का फॉर्मेशन कराता है। पहला है न्यूट्रोफिल माइलियोब्लास्ट। न्यूट्रोफिल माइलियोब्लास्ट, न्यूट्रोफिल माइलियोब्लास्ट कन्वर्ट होगा न्यूट्रोफिल्स मेटामाइलियोब्लास्ट। ओके, न्यूट्रोफिल माइलियोब्लास्ट कन्वर्ट होगा न्यूट्रोफिल मेटामाइलियोब्लास्ट और वो कन्वर्ट होगा फाइनली न्यूट्रोफिल्स में। ओके, और उसके बाद बनता है एक स्नोफिल माइलियोब्लास्ट कन्वर्ट होगा स्नोफिल मेटामाइलियोब्लास्ट में और देन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा स्नोफिल में। ओके, बेसोफिल माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होगा बेसोफिल मेटामाइलोब्लास्ट में और देन बेसोफिल में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, ये होता है ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, ये तीनों होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं क्योंकि इसमें विजिबल ग्रैन्यूल होते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप अगर इनकी सेल्स देखेंगे तो इसमें विजिबल न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में इसमें ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, डिफरेंट साइज के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। किसी में कोई साइज मिलेगा, किसी में कोई साइज मिलता है, लेकिन ग्रैन्यूल्स इसमें शो करते हैं। ओके, इसलिए इन तीनों को बोलते हैं न्यूट्रोफिल, स्टोफिल, बेसोफिल्स को ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट को ए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स होते तो हैं लेकिन विजिबल नहीं होते। अंडर माइक्रोस्कोप देखने पर विजिबल नहीं होते क्योंकि ये बहुत फाइन होते हैं, बहुत वेरी फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसलिए अंडर माइक्रोस्कोप इसमें शो नहीं करता, दिखाई नहीं देता है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट है मोनोब्लास्ट। माइलॉइड सेल से ही मोनोब्लास्ट फॉर्म होगा, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस कैसे होता है उसके प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। नंबर ऑफ प्लेटलेट 1.5 to 4 लाख पर mm क्यूब। साइज ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट की सेल्स की साइज
2.3 माइक्रोन होती है। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट 8 to 10 डे, 8 से 10 दिन इसका होता है लाइफ स्पैन। ठीक, प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट्स, प्लेटलेट के प्रिकर्सर्स को मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन था किडनी के थ्रू रिलीज हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है लीवर के थ्रू एंड ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो सेल्स को, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर द थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होगा और ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को फॉर थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ओके, जो कि प्रोड्यूस होता है लीवर के थ्रू, ओके। और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता था? किडनी से। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी से रिलीज होता है और थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन लीवर से रिलीज होता है। दोनों ही बोन मैरो को सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से फॉर्मेशन कराते हैं प्लेटलेट और आरबीसी का। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट के क्या फंक्शन होते हैं? प्लेटलेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस में होता क्या है? हीमो में होता है ब्लड, ओके, ब्लड, स्टैसिस में होता है स्टॉक, मीन्स जब कभी हमें चोट लगती है, स्किन में कट लगता है, तो उस समय जो ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ब्लड वेसल रप्चर हो गई है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको स्टॉप करने को कहते हैं हीमोस्टैसिस। जो ब्लड कट लगा है, चोट लगा है, वहाँ से ब्लड निकल रही है उस एरिया से, उस एरिया में कुछ टाइम बाद अब देखते हैं कि ब्लड रुक जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और वहाँ से ब्लड फ्लो होना रुक जाता है, उसी को कहते हैं हीमोस्टैसिस, ओके। टू स्टॉप ब्लड फ्लो को स्टॉप कराता है हीमोस्टैसिस। और हीमोस्टैसिस को 4 डिफरेंट स्टेज पढ़ते हैं, 4 डिफरेंट स्टेज होते हैं हीमोस्टैसिस के। तो फर्स्ट है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इसमें, ब्लड क्लॉटिंग, ओके। और नेक्स्ट फाइब्रिनोलाइसिस, जिस एरिया में चोट लगी है, जिस एरिया में ब्लड कट लगा है, उस एरिया के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो वहाँ पे उस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। देन वहाँ पे जितने आसपास के प्लेटलेट होंगे वो प्लेटलेट आके उस एरिया में एग्रीगेट कर जाएंगे, एक जगह प्लैक का फॉर्मेशन कर देते हैं, प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्लेटलेट प्लैक जैसे यहाँ पे आया, वहाँ उस एरिया में क्लॉटिंग फैक्टर सारे आके उस एरिया को क्लॉट कर देते हैं, क्लॉट बना देते हैं, ओके। देन वहाँ पे फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह के फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके थ्रू इस फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर से आरबीसी पास आउट नहीं हो पाता, आरबीसी पास नहीं होता, जिसके थ्रू ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, इसके थ्रू ब्लीडिंग नहीं होता है, ओके। ये सारे स्टेप्स है, 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टैसिस के स्टेप्स को 1 बाय 1। तो फर्स्ट स्टेप है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, इस स्टेप में हम देखेंगे प्लेटलेट कम इन कांटेक्ट विथ डैमेज ब्लड वेसल। जैसे कि डैमेज ब्लड वेसल है, मान लीजिए ये डैमेज ब्लड वेसल है, यहाँ से ये डैमेज हो रहा है और यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट कम आउट पूरे ब्लड वेसल से, यहाँ से प्लेटलेट आएगा, यहाँ पे एग्रीगेट होगा, ओके। प्लेटलेट बिकम स्टिकी एंड अडहेयर टू डैमेज सेल वॉल, और जो सेल वॉल है, इधर के सेल वॉल है, इस एरिया में आके प्लेटलेट अडहेयर कर जाएगा, प्लेटलेट आगे चिपक जाएगा, ओके, और स्टिकी हो जाएगा। प्लेटलेट रिलीज करता है सेरोटोनिन नाम का सबस्टेंस, जिसके थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन और नैरो द ब्लड वेसल, जिसके थ्रू यहाँ का जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है नैरो हो जाएंगे, जिसके थ्रू यहाँ ब्लड फ्लो, यहाँ इस एरिया में जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाता है, रिड्यूस या फिर स्टॉप हो जाएगा यहाँ का ब्लड फ्लो। ये यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन की वजह से यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद
प्लेटलेट प्लैक का फॉर्मेशन होता है वेसल्स के पास। ओके, वेसल्स ब्लड वेसल्स में जहाँ कट लगा हुआ है, जहाँ पे इंजरी हुई है जिस एरिया में, वहाँ पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है इन स्टेप्स के थ्रू, इन प्रोसेस के थ्रू। ओके, फर्स्ट है अडहेरेंट प्लेटलेट क्लैम्प टुगेदर। प्लेटलेट वहाँ पे अगर हमने इस इमेज के थ्रू हमने देखा था कि मान लीजिए इस एरिया में कट लगा हुआ है, इस एरिया में कट लगा हुआ है और यहाँ ब्लीडिंग हो रही है। ओके, तो लास्ट स्टेप में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में इस वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, ये वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होके यहाँ ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होके यहाँ ब्लड फ्लो को कम कर रहे थे, ब्लड फ्लो को कम यहाँ पे स्टॉप कर रहे थे। ओके, इस तरह से यहाँ पे वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था और यहाँ ब्लड का फ्लो कम हो गया था और यहाँ पे प्लेटलेट, इसके वैल पे प्लेटलेट आके एग्रीगेट हो गए थे और यहाँ से निकला था सेरोटोनिन आके ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन, अडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट क्लैम्प टुगेदर। यहाँ पे प्लेटलेट क्लैम्प यहाँ बने हुए अडहेरेंस हुए चिपके हुए हैं, ये रिलीज करते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। ओके, एंड अदर सब्सटेंस, और ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी कॉज कराता है अट्रैक्शन ऑफ मोर प्लेटलेट। ये एडीपी कॉज कराता है अट्रैक्शन ऑफ मोर प्लेटलेट, एडीपी मोर प्लेटलेट और ज़्यादा प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेगा इंजर्ड साइड पे। जो इंजर्ड एरिया है इस एरिया में एडीपी अट्रैक्ट करता है मोर प्लेटलेट को और ढेर सारे प्लेटलेट को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। मोर प्लेटलेट एक्यूमुलेशन एट अ साइट ऑफ वेस्कुलर डैमेज, और वहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट आके एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाते हैं। विदिन 6 मिनट ऑफ सेल डैमेज या फिर टिश्यू वहाँ का जो डैमेज हुआ, कट हुआ है, उसके डैमेज होने के विदिन 6 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है एंड फॉर्म टेम्पररी सील प्लेटलेट फॉर्म। और यहाँ पे आके जो प्लेटलेट यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया, अटैच हो गया है, यहाँ पे टेम्पररी सील बन जाएगा, टेम्पररी सील हो जाएगा और वहाँ से जो आरबीसी है, जो वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, यहाँ से ब्लड कम आ रही है, साथ में यहाँ से जो आरबीसी है, आरबीसी यहाँ से लीक आउट नहीं हो पाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी सील फॉर्म हो गया है। इसके थ्रू आप देखेंगे इस तरह से टेम्पररी सील फॉर्मेशन हो जाता है और टेम्पररी सील की वजह से यहाँ से जो ब्लीडिंग नहीं हो पाती, ब्लीडिंग रुक जाती है। ओके, ये प्रोसेस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। इस स्टेप को पढ़ने से पहले हम क्लॉटिंग फैक्टर को पढ़ लेते हैं, जो कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इस क्लॉटिंग फैक्टर के थ्रू ही ब्लड का कोआगुलेशन होता है, ब्लड कोआगुलेशन एक्टिवेट होता है। ओके, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड कोआगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग 3 पाथवे के थ्रू होता है। फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो कि विदिन अ सेकेंड एक्टिवेट हो जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि एक्टिवेट होता है 3 to 6 मिनट में। नेक्स्ट है कॉमन पाथवे, दोनों कॉमन पाथवे जो एक्टिवेट होता है आफ्टर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के बाद। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ये सब क्या है। ओके, 13 क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकेंड नंबर पे आता है प्रोथ्रोम्बिन। इसकी नंबरिंग हमें याद होना चाहिए, किस किस नंबर पे आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। 4th नंबर पे आता है कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। ओके, लेबाइल फैक्टर के 6 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अननोन है। ओके, वो अननोन है, वो कंफर्म नहीं है क्या होता है। स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो कि फैक्टर 8 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 11 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। ओके, 12 नंबर पे आता है हेगमैन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 13। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, देन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, देन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। ओके, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से एक्टिवेट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर के
के प्रेजेंस में एक्सटिंक्शन फैक्टर की वजह से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टी एक्टिवेट करता है, फैक्टर नंबर 12 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वहाँ पे कैल्शियम फैक्टर 5 और फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन का फॉर्मेशन होता है बाय द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रेजेंस में कोलेजन एक्सपोजर हो जाएगा। जहाँ पे ब्लड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ पे कोलेजन एक्सपोजर है, तो कोलेजन एक्सपोजर के थ्रू जो इनएक्टिव फॉर्म में फैक्टर नंबर 12 है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फैक्टर 12 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को और फैक्टर 10 एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को एंड फैक्टर 9 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को। ओके, और फैक्टर 10 फॉस्फोलिपिड कैल्शियम और फैक्टर 5 के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करता है और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन जो कि लूज स्टैंड होता है, और फैक्टर 13 के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि टाइट स्टैंड होगा। यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, टाइट स्टैंड हो जाएगा और ब्लड क्लॉट होने के बाद यहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्म होता है बाय द लीवर के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्म होता है और ये सारे प्रोसेस एक्टिवेट किए जाते हैं बाय द विटामिन के के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस स्टिमुलेट किया जाता है, स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और विटामिन के थ्रू। ओके, विटामिन के सिंथेसिस इन कोलन, और कोलन के अंदर विटामिन के का सिंथेसिस होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर कोआगुलेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है फाइब्रिनोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्लॉट एंड हीलिंग ऑफ डैमेज ब्लड वेसल बिगिन। फाइब्रिनोलाइसिस में ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जाता है और उसके बाद जो डैमेज ब्लड वेसल है उसकी हीलिंग को इनिशिएट किया जाता है, उसकी हीलिंग को स्टार्ट किया जाता है। इसको कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। ओके, द ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट इज नोन एज फाइब्रिनोलाइसिस। क्लॉट के ब्रेकडाउन को फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। द डैमेज एंडोथेलियल टिश्यू, ब्लड वेसल है। ओके, ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुई है, मान लीजिए ब्लड वेसल डैमेज हुई है, यहाँ के जो एंडोथेलियल टिश्यू है यहाँ से कि टिश्यू जो है एंडोथेलियल टिश्यू है वो रिलीज करता है कुछ एक्टिवेटर। ओके, प्रोड्यूस एक्टिवेटर मीन्स कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि कुछ प्रोसेस को एक्टिवेट करने का काम करता है, एक्टिवेटर प्रोड्यूस करेगा एंडोथेलियल टिश्यू, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया जाएगा, इस एक्टिवेटर के थ्रू प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया जाएगा। अब प्लाज्मिन जो है फाइब्रिन जो कि क्लॉट फॉर्म हुआ था ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे क्लॉट फॉर्म हुआ था, इस क्लॉट को ब्रेक करने का काम करेगा प्लाज्मिन। ओके, प्लाज्मिन ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, देन ब्रेक डाउन के बाद इसको कन्वर्ट किया जाएगा सॉल्युबल प्रोडक्ट में। ओके, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। देन रिमूव बाय फैगोसाइटोसिस, जो यहाँ पे WBC होंगे, जो यहाँ पे मैक्रोफेजेस होंगे, ये सारे इस एरिया को फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, मीन्स इसको किल कर देंगे, उस एरिया को इंगल्फ करके ख़त्म कर देंगे। ओके, देन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हीलिंग प्रोसेस और यहाँ से जो भी यहाँ पे क्लॉट फॉर्म हुआ है इसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कभी हमने देखा होगा कि पहले चोट लगती है, चोट लगने के बाद हमें वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, क्लॉट में एक लेयर आ जाती है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो लेयर बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ड्राई इसलिए हो चुकी है क्योंकि अंदर के साइड में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ड्राई होते ही अंदर का जो प्रोसेस है, अंदर की जो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे जो फॉर्मेशन था, यहाँ पे जो फाइब्रिन था, फाइब्रिन को फैगोसाइटोसिस के थ्रू किल कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया एंड इंटरनली हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे न्यू स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर हीमोस्टैसिस। हमने 4 स्टेप के बारे में डिटेल में स्टडी किया। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट हीमोस्टैसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ ब्लड। ब्लड के सेल्स में अगर वेरिएशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या टर्म्स को कहते हैं। अगर वेरिएशन हो रहा है मीन्स अगर ब्लड सेल्स के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको क्या टर्म्स देंगे और किन कंडीशन में ये होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर्स में अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी है तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट है डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज एनीमिया। अगर आरबीसी का नंबर कम है, आरबीसी का नंबर कम है तो बोलेंगे एनीमिया। आरबीसी का नंबर किसी भी कंडीशन से कम होता है, हो सकता है मे बी आयरन की डिफिशियंसी हो गई हो बॉडी में, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई हो, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई। इन सब डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में आरबीसी का नंबर कम हो जाता है जिसको कहते हैं एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन इन WBC। वेरिएशन इन नंबर ऑफ WBC, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, अगर WBC का नंबर इंक्रीज है तो उसको कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या फिर एलर्जी हो गई है तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में WBC का काउंट बढ़ जाता है बाय द डिफेंसिव मैकेनिज्म। बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को किल करने के लिए WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट है डिक्रीज नंबर ऑफ WBC, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया, अगर आप इस टर्म के थ्रू देखें, ल्यूको मीन्स द WBC, साइटो सेल और पीनिया हो, कहीं भी अगर किसी मेडिकल टर्म में अगर लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में अगर पीनिया लिखा है, पीनिया मीन्स होता है डिक्रीज होना। ओके, डिक्रीज होना, WBC का नंबर कम होने को कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ओके, और वही ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूको WBC, साइटोसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। ओके, न्यू ग्रोथ, फॉर्मेशन या फिर न्यू ग्रोथ, इसलिए ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ WBC, ल्यूकोसाइटोपिनिया मीन्स डिक्रीज नंबर ऑफ WBC। ओके, ऐसे पर्सन जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, या फिर ऐसे पर्सन जिसमें ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर है, ऐसे पर्सन में ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाता है, WBC का नंबर कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट के नंबर में वेरिएशन होता है उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, प्लेटलेट साइटोसिस मीन्स अगेन फॉर्मेशन, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है प्लेटलेट में तो देन उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ऐसे पर्सन जिसके अंदर फ्रैक्चर हुआ हो, एक्सीडेंट हुई हो या फिर कोई सर्जरी हुई हो, ऐसे पर्सन में प्लेटलेट का नंबर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है। ओवरऑल ब्लड का नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसमें प्लेटलेट का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, देन इसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। ओके, नॉर्मली प्लेटलेट का काउंट होता है 1.5 to 4 लाख पर mm³। ठीक, नेक्स्ट है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स अगेन पीनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऐसे पर्सन जिसके अंदर बोन मैरो डिप्रेशन है, बोन मैरो डिप्रेस्ड है, बोन मैरो फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है ब्लड का, ओवरऑल ब्लड का। ऐसे पर्सन जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया है, या फिर डेंगू के पेशेंट में स्पेशली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, मीन्स डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट हो जाता है इन डेंगू पेशेंट, एप्लास्टिक एनीमिया और बोन मैरो डिप्रेशन के पेशेंट में जो प्लेटलेट का काउंट है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है ऐसे पर्सन्स में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर वेरिएशन इन ब्लड। ओके, पिछले के वीडियो में हमने ये पार्ट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमने इस पार्ट को छोड़ दिया था। इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ओके,
डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, कैसे होता है और क्या फॉर्मेशन होता है ब्रेकडाउन के बाद, इसके बारे में हम देखेंगे। आरबीसी ब्रेक होती है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन में, ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। हीम के अंदर पायरोल रिंग होते हैं और पायरोल रिंग के अंदर फेरस जो है Fe+2 मीन्स Iron+2 होता है। आयरन पाया जाता है पायरोल रिंग के अंदर। हीम में पायरोल रिंग होता है, हीम के स्ट्रक्चर में पायरोल रिंग होगा और पायरोल रिंग के अंदर पाया जाता है आयरन। ओके, ये हीम कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है, मीन्स ग्रीन कलर देता है। पिगमेंट मीन्स होता है कलर। ओके, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। और बिलीवर्डिन जो है कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है और बिलीरुबिन दो तरह से हमारे बॉडी में एक्ट करता है, दो जगह पे। पहला है, फर्स्ट है यूरोबिलिनोजन और दूसरा है स्टर्कोबिलिनोजन। ओके, यूरोबिलिनोजन प्रोवाइड येलो कलर टू यूरिन। यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कराता है यूरोबिलिनोजन। इस वजह से हमारा यूरिन येलो होता है, क्योंकि यूरोबिलिनोजन हमारे यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारा यूरिन येलो होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, स्टर्कोबिलिनोजन। ओके, इसलिए स्टूल येलो होता है। ओके, ये हो गया हीम के ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होता है। 2 अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। और ये जो चेन है, ये ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन प्रोटीन और ये चेन जो है लीवर में जाके स्टोर रहते हैं और नेक्स्ट फॉर्मेशन करते हैं हीमोग्लोबिन के। और यहाँ से जो आयरन निकला है, आयरन निकल के लीवर में जाके स्टोर हो जाता है और नेक्स्ट जब फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का, वहाँ पे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन हेल्प करता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर ब्लड। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट ब्लड। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।